अच्छा, जो हमने पहले वैल्यूज़ ये हमने फाइंड की थी वो तो थी हमारे पास लैम्डा, हमने लैम्डा और टीसी फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब मज़ीद क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट इसकी स्लाइड है उसके अंदर भी मैं बताती हूँ कि असल में होता क्या है। यहाँ पे मेंशन है कि देखें, जब हमारे पास 3D आयन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 3D आयन्स का यहाँ पे मतलब, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हमने जो 3D और 4S वो हमने SPDF के शेल्स पढ़े थे, तो 3D शेल, सब शेल की बात हो रही है, ठीक है। ये 3D शेल के अंदर जो है ना, ये लैम्डा की वैल्यू यही रहेगी, सेम यही रहेगी। लेकिन जब हम 4S की बात कर रहे हैं तो अब 3D वाले के अंदर ना, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, पर इसकी ऐसे कुछ थ्योरी है कि असल में जो रेडियस होता है ना 3D शेल्स का, वो मतलब RIG वो 3 के बराबर ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। 3 के बराबर होगा या 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो उसके लिए ये एक्सचेंज इंटरेक्शन, ये लैम्डा या TC बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही हम 4S सेल की बात करते हैं, जैसे कि मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास आयरन है और आयरन के साथ हमारे पास आ जाते हैं मतलब मैग्नीशियम, निकल है और कोबाल्ट है, और क्या कहते हैं इस तरह के कुछ मटेरियल्स और भी हैं जिनका 3D में आता है, उसके लिए फेरोमैग्नेटिज्म ये फेवर करता है, ये 3D सबशेल। लेकिन जैसे ही हम लोग उससे आगे की बात करते हैं, 4S शेल, जो 4F शेल की बात करते हैं, जिसमें मतलब 4F की एडिशन हो जाए, जैसे कि Mn है, Cr है, ठीक है, मतलब मैंगनीज वगैरह, Mn जो होता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें फिर 4F में शेल चले जाते हैं, तो फिर वो फेरोमैग्नेट के लिए बेहतर नहीं है। क्यों? अब उसकी वजह ये है कि भाई उसका रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जो RIJ वैल्यू है, मतलब रेडियस ऑफ I और J हो जाएगा, I और J के दरमियान डिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर जब ज़्यादा दूर हो जाएगा तो फिर उसके लिए, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि एक्सचेंज इंटरेक्शन जो होती है वो एनर्जी फिर सेव कर लेता है, एनर्जी लूज़ नहीं करता, वहाँ पे दूर हो जाए तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। तो हम 4F की बात कर रहे थे, 4F पे वापस आते हैं। जो 4F वाला है उसमें उन्होंने कहा कि एफ इज़ नॉट अ गुड क्वांटम नंबर, गुड मतलब उसमें 4F के अंदर मतलब 4F वाली वैल्यूज़ जब हमने लिखनी होती हैं, तो उन्होंने कहा है कि मतलब 4th शेल के अंदर 4F शेल में एस पिन क्वांटम नंबर उसके लिए जो है ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन जे जो है ना वो उसके लिए अच्छा है, ठीक है, मतलब जे अच्छा है, एस अच्छा नहीं है। अब इससे हम फॉलो क्या करते हैं कि जो एस वाली वैल्यू है, उस एस में जो परपेंडिकुलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे पास एस में परपेंडिकुलर वैल्यूज़, वो उसकी एवरेज 0 हो जाएगी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ मैथमेटिकल में। वो इन्होंने अब बताया कि SX और SY परपेंडिकुलर थे, ठीक है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे थे, परपेंडिकुलर टू जे आ रहे थे। लेकिन जो हमारे पास जो था SZ, वो हमारे पास पैरेलल टू जे आ रहा था, ठीक है। पैरेलल टू जे होने का क्या फ़ायदा हो गया हमारे पास, पैरेलल टू जे होने का ये फ़ायदा हो गया कि हमें इजी हो गया कि हम लोग एस को जे के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकें, ठीक है, मतलब क्वेंचिंग कर सकें। क्वेंचिंग इसी चीज़ को बोलते हैं कि जब हमारे पास ये जो दो ऐसे हम लोग ऑर्बिट्स आते हैं, उसको रोटेट करना, रोटेट करके एक दूसरे के बराबर करना, जैसे अगर इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये है, तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसकी क्वेंचिंग करेंगे तो हम मतलब क्वेंचिंग का मतलब हो जाएगा रोटेशन, तो हम इसको यूँ बना सकते हैं, ठीक है, यूँ, तो ये बन जाएगा DXY और XY और XY में हम इसको DXY लिख सकते हैं सिंपल। क्वेंचिंग का ये मतलब होता है इसको रोटेशन करना, रोटेट करके किसी के ऊपर ओवरलैप कर देना, ओवरलैप ना करना, तो वैसे ही मतलब इसकी डिग्रीज को चेंज कर देना, तो यहाँ पे हम लोग ओवरलैप ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद क्या है, तो उन्होंने बोला है, ठीक है, अब एस और जे एक दूसरे के साथ ना ओवरलैप होगा, उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया हुआ है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये मैं अपने नोट्स से आपको दोबारा बताती हूँ, सेम यही मैंने लिखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी है, पर जिस वहाँ पे जिस तरह से लिखा है मेरे लिए समझाना भी आसान होगा, तो मैं वहाँ से बताती हूँ आपको। जी, तो इसमें देखें, मैंने जो ऊपर ये थ्योरी लिखी हुई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग बात करते हैं क्वंचिंग वाले टॉपिक में दोबारा आते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास निकली थी, उन्होंने कहा कि जे इज इक्वल टू एल प्लस हम एस कर देंगे, ठीक है। एल को तो हम कंसिडर कर नहीं रहे, एस हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो जे और एस को हमने मिला लिया ना, ठीक है। तो जब जे और एस की वो हमने क्वंचिंग की तो वो 2 ऑर्बिट्स हो गए, तो हमने उसको 2s लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि एल प्लस 2s को हम बोल सकते हैं कि भाई वो इस टर्म के बराबर है, मतलब कि ये जी जे
उसके सबस्क्रिप्ट में भी जे, ठीक है। और साथ परपेंडिकुलर जो जे हमारे पास था, वो जो जेड कॉम्पोनेंट जेड वाला था, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका जो कॉम्पोनेंट है वो भी, ठीक है, उसको हम ऐड करके लिखेंगे। तो मतलब सिंपल वर्ड में एफ की सिंपल वैल्यू ये हो गई, जी जे -1 ब्रैकेट ऑफ जे, ठीक है। और अगर हम ये 2s की निकालें, मतलब पहले हमने एस की निकाली, अगर हमें 2s की निकालें तो ज़ाहिर सी बात है कि हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जो ये सिंपल जे था तो हम एक दफ़ा आई के लिए लिख देंगे, एक दफ़ा जे के लिए लिख देंगे। दो टर्म्स के लिए ना, 2s के लिए लिखेंगे तो एक स्पिन हमारे पास आई स्पिन और एक स्पिन हमारे पास जे स्पिन। तो जब दोनों की स्पिन के लिए लिखेंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगी और इसको जे आई और हम जे लिख देंगे। अच्छा, अब इसके साथ आगे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन शुरू में लिखी थी ये वाली, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, कि वो स्क्वायर वाली वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली है वो हमने सीधी यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। बाकी इक्वेशन वही है, ये जे इतनी इक्वेशन वही है। इन स्पिन्स की जगह जो 2s की स्पिन्स थी उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और साथ मतलब जे आई जे वाली जे लिख दिया हुआ। अब इससे हमें पता लगा कि जो हमने लैम्डा की पीछे वैल्यू बनाई थी, हाँ, जो लैम्डा की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन में यहाँ पे बनाई थी कुछ करके, वो 2zjf के साथ बन रही थी, ये वाली वैल्यू उतनी ही थी, ठीक है। बस हमने इसमें ये वाली वैल्यू को ऐड कर लिया जो j-1 का स्क्वायर बनी है। अब अगर हमने इसमें से ही TC निकालना हो, ठीक है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना हो, तो क्या करेंगे कि TC की वैल्यू सेम इसी तरीके से लिख के, मतलब ये वाली वैल्यू सेम ऊपर वाली वैसे लिख के, ये मेंशन नहीं करते उसमें TC के अंदर, ठीक है। सीधा j इंटू जे प्लस 1 ओवर 3 के बी, ये मैंने लिखा हुआ, ठीक है। ये आ जाएगी सीधी ओवर 3 के बी, मैंने नहीं लिखा, मेंशन ही मैंने किया, लेकिन ये इसके बराबर आ जाएगी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। और एक और चीज़ जो सर ने सेपरेटली मेंशन की है, ठीक है, वो ये है कि अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, उसमें होती है क्वंचिंग। एक मिनट, लैम्डा की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक मोमेंट की ये वैल्यू पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हमने लैम्डा की वैल्यू उन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए निकालनी है जिनकी क्वंचिंग जो है वो ऑर्बिटल क्वंचिंग होती है, तो उसके अंदर जे को हम 2 के इक्वल पुट कर देंगे। मतलब ये सारी वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू उसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, मतलब यहाँ पे उसको, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे उसको, ये क्रिटिकल टेम्परेचर में उसको इस तरीके से मेंशन करके पूरी जो हमने ऊपर मेंशन फाइंड की थी, और नीचे j इंटू जे प्लस 1/3 के भी मेंशन कर देना। मतलब थोड़ी सी खिचड़ी है इस टॉपिक में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप एक दफ़ा इस PDF को एक दफ़ा देखेंगे और एक दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, अपने हाथ से खुद लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग क्वंचिंग करते हैं, क्वंचिंग होती है, 2s की वैल्यूज़ किस तरीके से आती हैं। और उसके बाद फिर हमने बोला कि हम मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें जिनमें क्वंचिंग होती है उसमें जी की वैल्यू 2 लिख के हम उसको 0 बोल सकते हैं, और बाद में TC की वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। और ओरिजिन ऑफ मोलिकुलर फील्ड हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म का टॉपिक ख़त्म होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो है वो मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बताई है कि नहीं बताई, लेकिन मेरे ख्याल से ये बतानी ज़रूरी भी है कि पैरामैग्नेटिज्म के अंदर ऐसे होता है कि कई पॉइंट्स पे हम बोलते हैं कि सर आयरन जैसे है, ठीक है, वो कई पॉइंट्स पर जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है, मैग्नेट के साथ। तो उसी क्या वजह, उसकी वजह है डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या चीज़ होती है हमारे पास, जैसे आयरन की लेट्स सपोज हमने कोई शीट ली है या कोई भी चीज़ हमने उसकी ली है, ठीक है, उसके अंदर हमने वो जैसे डिफेक्ट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेन्स पढ़ते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज पढ़ते हैं, उसी तरीके से ना इसके अंदर डोमेन्स बन जाती हैं। डोमेन्स का मतलब ऐसे होगा कि लेट्स सपोज एक शीट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कुछ पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, ये हमारे पास शीट है और हम लोग उसके अंदर इस तरीके से कुछ पोर्शंस में उसको डिवाइड कर रहे हैं, यूँ 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 इस तरीके से हम उसके अंदर कुछ पोर्शंस में उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं लाइंस लगा के, यूँ इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, ठीक है। जब ये जो ये एक बॉक्स बना है ना, ये वाला बॉक्स हमारे पास क्या होगा, ये एक डोमेन होगी, ये दूसरी डोमेन होगी, ये तीसरी डोमेन होगी, ठीक है। अब हर डोमेन के अंदर क्या है, एक सेपरेट हमारे पास एरो है, ठीक है, हर सेपरेट एरो की अलग अलग, हर एरो की हर अलग अलग डायरेक्शन है, हर एरो
मतलब हर डोमेन की अलग अलग डायरेक्शन है, हर डोमेन के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। और कुछ डायरेक्शन जो हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, ठीक है। वो उसके मतलब हम कह सकते हैं कि उसके परपेंडिकुलर हो जाती हैं फील्ड के, तो हमारे पास वहाँ पे एक्सचेंज इंटरेक्शन नहीं होता और वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस नहीं होती, इस वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट के साथ, ठीक है। और बाकी पोर्शन में वो जहाँ पे बराबर होता है या उसके डोमेन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट उसी इलाके में होती हैं, जो उसी इलाके करेंगे उसी डायरेक्शन में होती हैं, तो वो मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती हैं। मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके हम कह सकते हैं वो मैग्नेटाइजेशन क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, ठीक है। जब कूल डाउन होता है मटेरियल तब की बात कर रही हूँ। ये सारी बात तब की है जब क्रिटिकल टेम्परेचर से डाउन होते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा टॉपिक था फेरोमैग्नेटिज्म। अब इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी कर लें।